सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खुसूसी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे बहुत सारे सवालात होंगे क्योंकि यही सवालात मीडिया की जीनत बने हुए हैं, ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली। तो उनका तारुफ करा देती हूँ। आज की हमारी जो टॉप स्टोरी है और जो पहली स्टोरी है वो है तहरीक इंसाफ के होने वाले मुज़ाकरात। क्या ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे? मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई है? तीन रुकनी कमेटी भी बन चुकी है, लेकिन उस कमेटी के तमाम तर जो बयानात है वो आपस में ही बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं और एक दूसरे से तसादम भी कर रहे हैं। तो खान साहब जो कि जेल में हैं और वहां से ये बात का इशारा कब निकला, कैसे निकला, क्योंकि उन्होंने जो खत लिखा है या उन्होंने जो अपनी स्पोक्स पर्सन मुंतखब किए हैं उनके थ्रू जो बात हो रही है, क्या वही बात वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है या उसके अंदर सब अपनी अपनी बातें भी कर रहे हैं? हमें ज्वाइन किया रऊफ हसन साहब ने, सीनियर लीडर हैं, पीटीआई के भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। रऊफ हसन साहब, मैं पहला सवाल आपसे जो ये करना चाहती हूँ, इसके ऊपर प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल जो एग्जैक्ट कॉन्क्रीट बात है जो आपके फॉलोअर्स, वोटर्स, पाकिस्तान की अवाम सुनना चाहती है वो ये बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरपर्सन खान साहब ने कोई मैंडेट दिया है बातचीत के लिए, और अगर दिया है तो किससे? थैंक यू जैस्मीन, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, ये बहुत ज़्यादा कुछ दिनों में एक मीडिया हाइप क्रिएट हुई थी कि जी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या ये कि पीटीआई बहुत ईगर है मुज़ाकरात करने के ऊपर। फिर वो जनरल लोधी साहब का भी उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया है, उसको भी हमारे खाते में डाल दिया गया था, और भी बहुत कुछ हुआ था। एक फ्रेंजीड किस्म की हाइप थी। सो टेक्निकली खान साहब ने उसको कूल डाउन करने के लिए उन्होंने 3 लोगों को, कमेटी नहीं बनाई, 3 लोगों को नॉमिनेट किया है कि ये 3 लोग जो हैं ये अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज कर सकते हैं। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। सेकंड इज़ कि जी हम हमेशा से 1.5 साल पहले, अगर आपको याद है, तो खान साहब ने उस वक्त एक थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए विलिंग हैं, और उन्होंने उस वक्त एक कमेटी तश्कील दी थी। अब वो पुरानी बात हो गई है। सो सर्कमस्टांसेस एंड डेवलपमेंट्स हैव सुपरसीडेड दैट, हैज ओवरटेकन दैट। तो अब ये 3 लोग हैं। अब क्या मुज़ाकरात हमने करने हो रहे हैं? नहीं। क्या हमें कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है? नहीं। अब मुज़ाकरात अगर होते हैं तो किन बातों के ऊपर होना है? एक चीज़ एलिमिनेट कर दूं, कोई डील नहीं होगी किसी सूरत में। अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल वी स्ट्राइक ए डील। तो क्या वो इश्यूज हैं जो कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ डिस्कस करना चाहेंगे? ओके, देन लेट मी सॉरी लेट मी स्टॉप। किया हुआ मैंडेट। एक सेकंड रऊफ हसन साहब, कथा कलामी माफ। लेट्स फर्स्ट क्लियर दैट बिकॉज़ वी हैव एम्पल ऑफ टाइम एंड देन वी विल टॉक अबाउट द किस पे आप बात करना चाहेंगे। आप कह रहे हैं देयर विल बी नो डील। I mean, like, who's even offering you a deal and what do you mean by deal? I mean, what is a deal? डील क्या होगी या क्या हो सकती है जिसकी चेमागोइयां हो रही हैं या बातें हो रही हैं या इल्जामात लग रहे हैं, या वो क्या डील एंटिसिपेट हम कर रहे हैं या हवाओं में जो हम बातें कर रहे हैं? व्हाट इज दैट डील? देखिए, इस मुल्क में सर्कमस्टांसेस हमेशा से ऐसे ही रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स आर किक्ड आउट एंड प्राइम मिनिस्टर्स आर किक्ड इन। ये एक डील के तहत होते हैं। पिछले अब 20, 25, 30 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उसके ऊपर नज़र दौड़ाए तो आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। वो उनको जब किक आउट किया जाता है तो वो माफ़ी मांगते हैं और उनको किसी ना किसी जगह लंदन भेजते हैं या सऊदी अरेबिया भेजते हैं या कहीं और भेजते हैं, और उसके बाद वो फिर अपनी जो एंगेजमेंट है उनके साथ दोबारा इस्टेब्लिश करते हैं, और वो फिर उनको 2, 2.5, 3 साल के बाद दोबारा किक इन किया जाता है। क्यों? इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स में वो एक कंसिस्टेंट फीचर रही है पिछले 76 सालों में। सो इसलिए मैं उस पर आ रहा था। जो आप जब सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। सो हमारे जहन में
जो खाका है बात करने का, बातचीत करने का, वो जब आप सवाल, चूंकि आपने मुझे रोका है उसका जवाब देने से, तो मैं अभी नहीं देता। नहीं, अब आप वो जवाब दें, क्योंकि मैं पहले डील का ये सुन रही थी, क्योंकि देखें बीच में ये बातें भी हुई ना कि सऊदी अरेबिया से भी प्रेशर आ रहा है, बातचीत की बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है जी खान साहब को सऊदी अरेबिया भेज दिया जाए, कोई कह रहा है वो लंदन भेज दिया जाए। लेकिन आपका जो मैं मौक़िफ़ समझी हूं, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि एस्टैब्लिशमेंट से अगर आप कोई बातचीत करते हैं तो इफ दे से कि खान हैज टू लीव द कंट्री एंड ही हैज टू कीप क्वाइट, दैट डील इज नॉट एक्सेप्टेबल टू यू। एम आई करेक्ट? यू आर करेक्ट। और अगर इस किस्म की कोई जैस्मीन हमने डील करनी होती तो खान साहब को 9 महीने जेल में रहने की ज़रूरत नहीं थी। इस किस्म की जो ऑफर्स थी वो तो शुरू में अटक के ज़माने में भी आई हुई थी कि जी आप चुप करके बैठ जाएं, हम आपके खिलाफ केसेस सारे ख़त्म कर देंगे और फिर जब वक्त आएगा तो आपको आपके साथ बातचीत भी हो जाएगी। सो इस किस्म की डील खान साहब ने, मैं जुमेरात को उनको मिला हूँ जाके, उनके अल्फाज दोहरा देता हूँ। उन्हें कहा था कि रऊफ़ बाहर जाके बता दो सबको कि मैं 9 महीने से जेल में हूँ, मैं 9 साल भी यहाँ रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ कोई डील करके वापस नहीं आऊँगा। और यही चीज़ उन्होंने अपने डेली टेलीग्राफ के जो आर्टिकल पब्लिश हुआ, जैस्मीन, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, उसमें भी उन्होंने कहा है। इनफैक्ट आई वांट टू टॉक अबाउट इट। उन्होंने यहाँ तक कह दिया। In fact, I want to talk about it, but let's not go there first. Let's talk about the fact that okay, everything is clear. So फिर किस चीज पर आप लोग बातचीत करना चाहेंगे? किस चीज पर? Let's come to that point now. सिर्फ जो एक कंसिस्टेंट फीचर रहा हुआ है इस मुल्क की पॉलिटिक्स का, वो इंटरफेरेंस है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, या डायरेक्ट रूल के थ्रू, कूच-दता के थ्रू उन्होंने इंटरफेयर किया है, या फिर अपनी डमीज जो है उन्होंने प्लांट करके गवर्नमेंट में वो इंटरफेयर करते रहे हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने बात करनी है वो ये है कि जी ये इंटरफेरेंस जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इसने पाकिस्तान को तबाही के धाने के ऊपर पुश कर दिया है। और हमने ये उनको कहना है, ये उनको बावर करवाने की कोशिश कर दी। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक मॉरल अथॉरिटी है। हम अपनी मॉरल अथॉरिटी की बेसिस के ऊपर उनसे बात करेंगे कि ये पॉलिटिक्स जो अवामी मैंडेट है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि खुदा की ज़ात के बाद जो अवाम है मुल्क के, वही मुल्क के आर्बिटर्स होंगे। तो आप उनका जो मैंडेट है वो रिस्टोर करें और जिसको उन्होंने दिया है उसको हुकूमत करने दें। दूसरी बात हम उनको करना चाहेंगे कि जो हमारे बेगुनाह लोग पिछले 1 साल से जेलों में बैठे हैं, ख़ासकर हमारी ख़वातीन, वो जो है उनको छोड़ा जाए, या उनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो फौरी तौर के ऊपर ख़त्म किए जाए और उनको आज़ाद किया जाए। और उसके बाद जो और बात जो हो सकती है वो फिर सर्कमस्टांसेस में सामने आएंगे। बट दीज आर दी 2 मेजर इशूज दैट वी वुड लाइक टू डिस्कस विद देम। देयर इज़ नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ एनी डील टू कम बैक इनटू पावर। जैस्मीन, आई वांट टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर। बिल्कुल मैं क्लियरली ये स्टेट कर रहा हूँ। अब आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो आपने बात की है कि इन 3 पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं होगी, ठीक है, दूसरी तरफ आपने वाज़े तौर पे कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करेंगे क्योंकि आपकी नाराजगी उनकी और उनकी आप लोगों के साथ है। सो आई एम रियली कंफ्यूज्ड। ये सारे जो लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्या ये अपनी जाती मत में दे रहे हैं? इनको कोई खान साहब से इनका कोई राब्ता है? ये कोई पार्टी का डिसिप्लिन समझते हैं? बिकॉज यहां तो हर बंदे की अपनी बात हो रही है। ये सवाल आपका बहुत अहम है जैस्मीन, एंड आई विल बेग टू टेक सम टाइम इन रिस्पॉन्डिंग टू इट टू मेक थिंग्स क्लियर। देखिए, सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सारे फैसले जो हैं पार्टी के वो खान साहब खुद करते हैं, ये उनका सोल प्रेरोगेटिव है। उन्होंने कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं, कोर कमेटी है और पॉलिटिकल कमेटी है, ये फैसले करती है। और जो फैसले खान साहब की डायरेक्शंस के ऊपर आते हैं वो तो इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। इनका अगर कोई प्रपोजल होता है तो वो खान साहब के पास भेजा जाता है उनकी अप्रूवल के लिए। अब हर कोई बंदा जब बात करता है तो अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करके बात करते हैं। इन तमाम लोगों ने बात एक ही की है कि जी बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी, ये कॉमन फैक्टर है। अब किसी ने कहा DGISI से बात करेंगे, किसी ने कहा COS से करेंगे, मैं लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करता हूँ, उसमें ये तमाम लोग शामिल होते हैं। अच्छा, अब आगे की बात जो ये है वो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। 6 6.5 महीने उन्होंने किसी पॉलिटिकल लीडर को पार्टी के खान साहब से मिलने नहीं दिया। मैं 6.5 महीने मीडिया से बैन रहा। अब भी जो मुलाकात हैं उनके सर्कमस्टांसेस मैं आपसे बयान करूं तो मेरा ख्याल है कि आपको शायद हैरानगी हो। हमें हफ्ते में 1 दफ़ा मिलने की इजाज़त है, वो भी कोर्ट ऑर्डर के बाद पॉसिबल हुआ है अब। और सिर्फ 6 लोग जो हैं वो मिल सकते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा। 25 मिनट से ज़्यादा वो बैठने नहीं देते। आप अंदर कागज़ नहीं ले जा सकते,
आप पेंसिल नहीं ले जा सकते, आप अंदर से कुछ बाहर नहीं ला सकते। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारा कम्युनिकेशन जो है उसकी क्वालिटी और उसका लेवल क्या होगा। तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है। जब हम बाहर आते हैं, जो हमें मोटी मोटी चीज़ें याद होती हैं उनको हम कमेटीज़ के सामने डालते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हमारी तरफ से भी जो प्रपोजल्स जाने होते हैं वो भी हम सही तरह बयान नहीं कर सकते। फिर हमारे और खान साहब के दरमियान एक शीशे की दीवार उन्होंने खड़ी की हुई है, हमें लिटरली शाउट करना पड़ता है सो दैट ही कैन हियर अस अक्रॉस द वॉल। सो इन सर्कमस्टांसेस में जब बात होती है तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, जो शायद आपको इन सब हमारे लीडरान की ज़ुबान में नज़र आता है। बात बेसिकली यही है, बात होगी इस्टेब्लिशमेंट से होगी, जो किन बातों पे होगी वो भी मैंने काफ़ी हद तक आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर ना उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव है, ना ही हमारी तरफ से कोई इनिशिएटिव है। जब कोई ऐसा इनिशिएटिव होगा तो जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है, वो खान साहब या खुद बयान करेंगे या चेयरमैन साहब के थ्रू वो बयान कर देंगे, हम पब्लिक डोमेन में सबको पता चल जाएगा। ओके, ना उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव है ना आपकी तरफ से इनिशिएटिव है। अच्छा, जो अब रऊफ हसन साहब आपने जो मुझे सर्कमस्टेंसेस बताए हैं जेल के, एंड आई कंप्लीटली एग्री कि ये होंगे, क्योंकि जेल में तो जाहिर है सख्तियां तो होती हैं ये और फिर 9 मई के जो वाकयात हैं उस पर भी बात कर लेंगे। बट आपने कहा हमें कागज भी नहीं ले जाने देते, कलम भी नहीं ले जाने देते, 25 मिनट की मुलाकात होती है, इतनी ज्यादा सख्तियां होती हैं। फिर आई वांट टू कम टू दिस पॉइंट, कैन यू प्लीज टेल मी कि उस इन तमाम हालात में जबकि एस्टैब्लिशमेंट इतनी ज्यादा कड़ी नजर आप पे रखे हुए हैं, आई एम श्योर ये गवर्नमेंट में तो इल्जाम नहीं है, लेट्स टॉक व्हाट द पीपल वांट टू हियर, तो हम सच्ची बात करेंगे, आप भी और मैं भी, घुमा फिरा के तो बात करने का कोई फायदा नहीं है, ताकि लोगों को भी सच पता चले। ये सारे इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान पे हैं। फिर इन हालात में टेलीग्राफ में एक जरीदा छप जाता है, हाउ इज दैट पॉसिबल? वो कैसे निकलता है? वो किसने लिखा है? वो कैसे पहुंचा बरतानिया के अखबार तक? और उसके अंदर जो संगीन बातें हैं उस पर मैं सेकंड पार्ट में बात करूंगी इसी के, लेकिन पहले मुझे इसका जवाब, इतनी सख्तियों में ये जरीदा कैसे निकल जाता है? पहले भी एक निकला, अब एक दूसरा निकल आया। देखिए, मैं अब मैं उसकी जो डिटेल्स जो हैं वो तो मैं बयान नहीं कर सकता, शायद सारी डिटेल्स या कुछ डिटेल्स मुझे भी ना पता हों, लेकिन ये पहले भी होता रहा है और अब भी होता है। सख्तियाँ अपनी जगह कायम हैं। लेटर जो है लिखना या डिक्टेट करना किसी को, या मोटे मोटे पॉइंट्स बताना जिनकी बेसिस के ऊपर आगे लेटर कंपाइल करके रिलीज़ कर दिया जाए, तो ये चीज़ें तो मेरा ख्याल है कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हैं कि उनको कंटेंशियस बनाया जाए। ये होता रहा है, जेलों से बहुत कुछ हुआ है, किताबें तक लिखी गई हैं, आपको पता होगा। जी बिल्कुल। बहुत बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंटल किस्म की किताबें भी जेलों में रहते हुए लिखी गई हैं, लेकिन उसकी फैसिलिटी जो है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अपने पर्सपेक्टिव से, विजिटर के पर्सपेक्टिव से, हमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती कि हम एक स्पेसिफिक नोट्स ले सकें, जो उनकी डायरेक्शंस हैं उनको नोट कर सकें, ताकि उसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। तो रऊफ हसन साहब, ये जरीदा किसने लिखा? नो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट दिस ये किसने लिखा? खान साहब इसको ओन करते हैं? डिड ही राइट दिस? Yeah, he owns it. Of course he owns it. Okay, ठीक है। Of course he owns it. Perfect. Okay, तो फिर इस पे बात कर लेते हैं। जरीदे में आप लिखते हैं, मुझे कत्ल करना रह गया है, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। बेशक नडर आदमी है वो, ये सबको पता है, एंड आई थिंक आई हैव आल्सो नोन हिम फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, सो आई एम श्योर कि वो बात धड़ल्ले की करते हैं। बरतानिया जरीदे में उन्होंने टेलीग्राफ से ये कहा कि जेल में खुसूसी तौर पर लिखी गई तहरीर में साबिक वजीर आजम ने कहा कि आज पाकिस्तानी रियासत और इसकी अवाम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तकरीबन 2 साल पहले मेरी हुकूमत के खिलाफ इंजेड अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, एस्टैब्लिशमेंट के तावन से एक हुकूमत वजूद में आई। उसके साथ साथ उन्होंने कहा साने 9 मई में रेड लाइन अबूर की गई। ये तो खैर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, लेकिन इसी जरीदे में उन्होंने आगे ये भी लिखा है, अब यहाँ पे इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी, बात हुकूमत से होगी नहीं, क्योंकि वो तो पपेट से, उनसे क्या बात करनी। तो जिस एस्टैब्लिशमेंट से, जिस डीजी ISI से, जिस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से आप बात करना चाहते हैं, उस पे इसी जरीदे में आप कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को, इंटरनेशनली पब्लिक को, इस जरीदे के थ्रू खान साहब कह रहे हैं कि अगर मैं कत्ल हुआ या मेरी अहलिया कत्ल हुई या मुझे कत्ल करना सिर्फ रह गया है, तो ये नॉमिनीज हैं, ये कत्ल करेंगे। अब सर ये तो बड़ी अनोखी बात है ना, अगर आप उन पे कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर हाउ कैन यू टॉक टू देम? व्हाट इज द अश्योरिटी? व्हाई डू यू वांट टू टॉक टू देम? दिस इज हाईली, आई मीन लाइक, मेरे लिए तो ये बहुत हैरान कुन बात है ना। रऊफ हसन कहें जैस्मीन मंजूर मुझे कत्ल करना चाहती हैं,
और मेरे ही शो में आके सर मुझसे डिबेट कर ले। देखिए जो आर्टिकल है उसमें उन्होंने कहा है कि अब मेरे साथ इन्होंने हर वो बर्ताव कर लिया है जो ये कर सकते थे, अब सिर्फ मुझे कत्ल करना रह गया है, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता, मैं उसके लिए तैयार हूं। ये वो बात करते रहते हैं और ये पहली दफ़ा उन्होंने नहीं कहा, इससे पहले भी कह चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली जिन सर्कमस्टांसेस में उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से मुकदमे चलाए गए कैंगरू कोर्ट्स में, जिस तरीके से उन्हें सजाएं दी गई, जिस तरीके से जेल में रखा गया, जिन हालात में जेल में रखा गया और जो उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, जो सख्तियां और मुसीबतें आई हैं। एक वक्त था जबकि उनके बालों में कीड़े चलते थे। लेट मी स्टेट इट ऑन टेलीविजन टुडे। ओके, ठीक है, आई कैन इन अंडरस्टैंड। सर्कमस्टांसेस में भी खान साहब को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री रखा गया है। ठीक है। उसके बावजूद वो शख्स नहीं टूटा, उसके बावजूद वो शख्स टूटने से इनकार कर रहा That है। is not the उसके answer बावजूद to वो my शख्स question, खड़ा है sir. रऊफ और हसन कहता है साहब। कि मैं अपने असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ना करे। देखिए मेरा ये बहुत सवाल ये इंपॉर्टेंट नहीं चीज है, मैं इसको बहुत डिटेल में रऊफ हसन साहब, देखिए आई टोटली रिस्पेक्ट मैं दिस उस थिंग, पर आ रहा हूं। लेकिन आप उन मैं लोगों आ से रहा हूं कैसे उस पर, बात कर मैं आ सकते रहा हैं हूं। जो आपके कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं बकौल आपके। देखिए हमने ये नहीं कहा कि बात हो रही है, हमने ये भी नहीं कहा कि बात होगी, हमने ये कह रहे हैं कि अगर बात हो तो। देखिए ये चीजें जो है प्लीज सम आई एम यूजिंग माय वर्ड्स वेरी केयरफुली Exactly. विद फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई एम स्टेटिंग। नंबर वन। नंबर टू, मसला ये है कि ये जो आपके पास यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये तो पपेट्स हैं ना, इनकी तो अपनी कोई ताकत नहीं, इनको तो मांगा हुआ है, इनके कशकोल में डाला गया हुआ है ठीक। और ये हुकूमत कर रहे हैं। ठीक। ताकत का मंबा जो है, मैं बार बार कहता हूं, वो एस्टैब्लिशमेंट है। ताकत वो है। रूल कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा, रूल एस्टैब्लिशमेंट कर रही है प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मुल्क के ऊपर। But sir, अगर मैं- बात भी होनी है मैं तो आपके उनके साथ हूं। उनकी डमी से नहीं होगी। मैं agree बात करती अगर हूं। पोटेंशियली होनी है। रऊफ हसन साहब, मैं एग्री करती हूं। I was one of those people who actually tried to convince Khan साहब back then before 9th May कि जी let's come to the table, बातचीत। वो छोड़ दे कि कौन किसने मामला खराब किए। बट अगर खान साहब खुद ये जरीदा लिख देते हैं तो फिर आप खुद सोचे ना कैसे बातचीत हो सकती है। या कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है कि जी मैं बात भी करना चाहता हूं, आप बात भी करेंगे, लेकिन मैं आप पे इल्जाम भी लगा रहा हूं, वो भी कत्ल का। देखिए जैस्मीन, I have known Khan Saab for almost 3.5 decades. I know that he always speaks the truth. I have never seen him hiding the truth. He's a frank and forthright person, and he always speaks the truth. Now, if this is truth to him, and I tend to agree with what he is saying, कि अब इनके पास सिर्फ उनको कत्ल करने की एक ऑप्शन रह गई है, बाकी उन्होंने हर तरह का प्रेशर डाल के ट्राई कर लिया है। उसने नहीं छोड़ा, वो अपने स्टैंड से नहीं बेंड किया, उसने वो नहीं स्कम किया, उसने वो खड़ा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये अब मेरे पास, इनके पास अब सिर्फ मुझे कत्ल करने की एक ऑप्शन रह गई। सर आपने इस जरीदे में, बात की ठीक है सर, नहीं क्या बात और कर ये रहे हो? एक सेकंड ये भी देखिए ना, वेरी सीनियर पर्सन, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसमें आपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लिया है और वो जब से आए हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। पहले वो डीजीसी पे इल्जाम था कि ये मुझे मारना चाहते हैं, इन्होंने मुझ पे गोलियां चलाई, डर्टी है, पता नहीं क्या क्या कैंपेन चलाई। ठीक है, अब ये अगर मुझे समझ में नहीं आ रही ना, लेट्स से कि आपका वोटर है, वो चाहता है आप वापस आए, कौमी धारे में आए, आप खुल के खेलें, आप सियासत करें, खान साहब बाहर आए, यूथ मोबिलाइज हो, पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन एक तरफ जिस मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे कत्ल की बात कर रहा हो, उससे कैसे बात की जा सकती है? दैट्स माय ओनली क्वेश्चन। मैंने उसका जवाब 2 दफा दिया है, मैं तीसरी दफा दे देता हूं कि अगर एक शख्स को फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और उनकी वाइफ के साथ जो हुआ है 2.25 महीने 2.5 महीने उनका टेस्ट नहीं करवाए गए, उनको स्लो पॉइजनिंग की बात थी, उसके ऊपर 2.5 महीने इंतजार करवाया गया, उसके बाद टेस्ट करवाए गए। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो चाहते थे कि जहर का असल जो है वो जाहिर हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने जहर दिया या नहीं दिया, लेकिन ये एक कॉमन जो डॉक्टर्स में भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इसलिए 2.25 महीने इंतजार किया गया। अगर ये भी हो रहा है तो ये उनका ये कहना जो है, लेट मी फिनिश प्लीज। तो उनका कहना जो है वो अगर वो समझते हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो सकता है, यहां उन्होंने हो सकने की बात की है कि अगर इनके पास एक ही ऑप्शन रह गया कि मुझे मार दें और मैं उसके लिए तैयार हूं क्योंकि मैं मौत से नहीं डरता। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट स्टेटमेंट, यू नो।
एज फार एज मेकिंग इट इज कंसर्न टू, अगर 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 किसी से बातचीत होनी है तो वो होगी डिस्पाइट दीज स्टेटमेंट्स। इट विल नॉट बी कि जी इन स्टेटमेंट्स की वजह से बातचीत नहीं होती। अगर सिंसियरिटी है दोनों तरफ, स्टैब्लिशमेंट भी सिंसियर है और हम जो है जो कुछ करेंगे सिंसियरिटी के साथ करेंगे, तो कोई ऐसे मसाइल नहीं है जो कि बैठ के हल ना हो सके। मैं आपसे बिल्कुल तो एग्री ये करती हूं। इस स्पिरिट में और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है रऊफ हसन साहब, मैं कंप्लीटली आपसे एग्री करती हूं, लेकिन अगर ये हालात है, इस लेवल का ट्रस्ट है, तो फिर इनसे बातचीत नहीं होनी चाहिए। मैं आई बेग टू डिसएग्री विद यू। देखिए, मैं फील करता हूं कि आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। let me give you a sort of just one thing, out of my personal life. I'm a cancer survivor. I've seen death up close. And I'm an optimist. I did not lose hope even in those circumstances. So मैं अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए, जिसके साथ मेरी बड़ी डीप रूटेड कमिटमेंट है, मैंने कभी इस मुल्क को नहीं छोड़ा। I could have left this country a million times. Agreed. उस कमिटमेंट की बेसिस के ऊपर मैं बात करता हूं कि ये बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क जो है उसको जरूरत है। तो ईगोस जो हैं दोनों साइड्स के ऊपर, उनको पीछे छोड़ना होगा और रियलिटी को फेस करना होगा। मैंने कल भी कहा है कहीं बैठ के, और आज भी कहता हूं कि कैदी नंबर 804 जो है वो तो नहीं थका, लेकिन उसको कैद करने वाले लोग ऐसा लग रहा है कि थक रहे हैं या थक गए हैं। अल्टीमेटली खान साहब के साथ सेल नंबर 804 में इनको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क को आगे ले जाने की कुंजी सिर्फ खान साहब के पास है, किसी और के पास नहीं है। बाकी ये जो जमूरे बैठे हुए हैं, ये मुल्क के लिए कोई भला नहीं कर सकते। इन एनी केस दे हैव नो पावर इन देयर हैंड। पावर इज विद द एस्टैब्लिशमेंट। दैट इज व्हाई वी कीप सेइंग एंड कीप रिपीटिंग कि हमने बात अगर करनी है इफेक्टिवली, तो वो सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो सकती है, इन डमीज के साथ, इन टोडीज के साथ नहीं हो सकती। रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस इन दिस सेगमेंट। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ कर रहे थे हमसे, उन्होंने 2 टोक सवालों के जवाब दिए और बताया कि बात किससे होगी, कैसे होगी, लेकिन इस बात के भी बहुत सारे सवालिया निशान है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और बात करते हैं 3 पॉलिटिकल पार्टी से। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने पहले सेगमेंट में बात की रऊफ हसन साहब से और उनसे हमने सवालात किए बातचीत के हवाले से। इस वक्त हसन मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमें ज्वाइन करें, और ज़मीर हैदर साहब वेरी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो गुफ्तगू का आगाज़ ज़मीर हैदर साहब आपसे करना चाहूँगी एंड देन आई विल गो टू हसन मुर्तज़ा साहब। आई डोंट नो इफ़ यू वॉच द फर्स्ट सेगमेंट और नॉट। मैंने रऊफ हसन साहब से काफ़ी सवालात किए बातचीत के हवाले से। अब जो ये तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारे बातचीत की बातें आ रही हैं एंड लाइक उस हवाले से उन्होंने काफ़ी लंबी बात की, बट मैं इसको कट करके शॉर्ट यहाँ पर ले आती हूँ कि अगर आपने किसी से बातचीत करनी होती है तो आप पहले थोड़ा ग्राउंड वर्क करते हैं, मामलात को सुधारते हैं, मामलात को बेहतर करते हैं, और मतलब है मुझे ऐसे लगता है कि सियासत में थोड़ा सा इंसान को लचक दिखानी पड़ती है। ये जो टेलीग्राफ में जरीदा छपा है, अब इसके बाद लचक की क्या अहमियत रह गई है, या मतलब हाउ डू यू फोरसी दिस कि ऐसा क्या ये भी हो सकता है कि एक तरफ से प्रेशर भी डाला जाए और दूसरी तरफ से ये भी कहा जाए पब्लिक में कि हम बातचीत भी करना चाहते हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ डू यू मैनेज सच अ सिचुएशन? बिल्कुल जैस्मीन, एक बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी रऊफ हसन को ही सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी बातचीत तो वहां होगी जहां पे लोग मैटर करते हैं, जिनका कोई वजन है, और फिर उन्होंने जो सियासतदानों को जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बौने हैं, मिनियंस हैं, आपको बेसिकली अगर बातचीत का सिलसिला शुरू करना होता है तो फिर आपको एक प्रोसेस से चलना पड़ता है। और आप सियासतदान अगर अपने आप को कहते हैं, चलें चाहे जो कुछ भी हुआ, चाहे आपका मैंडेट चोरी हुआ, आपके साथ ज्यादतियां हुई, आपके खिलाफ केसेस बने, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप सियासतदान हैं तो आपको सियासतदान के साथ बैठकर ही बात करनी पड़ेगी। और जब आप सियासतदान के साथ बैठकर बात करते हैं तो फिर जहां आप बेसिकली बात करना चाहते हैं उनको भी फील होता है कि इनका तो वजन बढ़ रहा है, ये तो तमाम सियासतदानों से मिलकर बात कर रहे हैं, तो वो फिर आगे एक कदम वो भी बढ़ेंगे कि हाँ जी फिर अब हमसे भी बात करें। लेकिन ये आउटराइटली कह देना कि जी हमने तो बात ही वहां करनी है और फिर उसके बाद कहना कि हम सियासतदान भी हैं, तो ये एक बड़ी नामुनासिब सी बात है। और क्योंकि जब आप फिर एक तरफ आप समझते हैं कि आप थ्रेट्स लगाएंगे, आप धमकियां लगाएंगे, और फिर आप समझते हैं कि फिर आप उन्हीं से डायरेक्ट बात भी कर लेंगे, तो ये नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि किसी को भी, और अगले को कम से कम वो हमारे पंजाबी कहता है, अगले नु इन्ना हल्का कदी भी नहीं लगता है। जब आप अखाड़े में उतर रहे होते हैं
तो कम से कम आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिसके साथ आपका मुकाबला है वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो फिर आप उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी प्लान करते हो, चाहे वो कमजोर भी हो। लेकिन आपको जब अखाड़े में उतरना है तो आपको उससे समझना है कि वो ज्यादा और एक रूल ऑफ द गेम ये भी है ना कि जब आप अखाड़े में उतरते हैं तो आपने ये भी देखना होता है कि मुकाबिल आपके बेशक कमजोर हो या ताकतवर हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है उसको हराने की या उसके साथ मुकाबला करने की। हसन मुर्तजा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हसन मुर्तजा साहब, मामलात को किस तरफ जाता देख रहे हैं? यह भी एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी हकीकत है। अब आप लोग तो कहते हैं कि बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे जब वजीर आजम थे तब भी बात नहीं करना चाहते थे, और अब भी आपको वो पपेट्स कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है, तो आपसे बात क्या करना, वो तो उनसे बात करेंगे जो आपको चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया जैस्मीन। मैंने आपका वो पहला सेगमेंट भी सुना और उसमें जो अंदाजे गुफ्तगू था वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई जो है वो एक बिलो द बेल्ट की जबान थी। जिस तरह से वो देखिए, कोई भी आदमी जो है ना, उसकी इज्जत एहतराम उस कुर्सी का जो तकद्दुस है उसके साथ है। हम ये समझते हैं, हम सियासी कारकुन हैं, हम ये समझते हैं कि वजीर आजम की इस तरह तज़हीक करना या दीगर सियासी जमातों की या रहनुमाओं की इस तरह तज़हीक करना कि वो पपेट हैं और पता नहीं डमी हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। और अगर उनकी जाती हैसियत देखी जाए तो मैं नहीं समझता कि रऊफ हसन साहब कोई होंगे काबिल एहतराम। मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल करूँ, लेकिन जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं ना हो, किसी की इज्जत नहीं करता। हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं सियासत के अंदर, हमने क़यादतों को कत्ल होते देखा है, हमने लाशें उठाई हैं, कारकुन से लेके क़यादतों तक तो हमारे शहीद हुए हैं। आज तक किसी इनके पीटीआई या तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन की या किसी उनके लीडर की उंगली भी किसी ने काटी है? उनको पता ही नहीं है कि मौत होती किस तरह है। वो अपने अंदाजे लगा के घर में बैठकर ही ये बात कह रहे हैं कि हमें खदशा है कि हम कत्ल हो जाएंगे। भाई, आपको खदशा है कत्ल होने का और हम कत्ल हुए हैं, हमारे अदालती कत्ल हुए हैं और अदालतों ने तस्लीम किया है कि वाकई इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। हम सड़कों के बीच असैसिनेट हुए हैं। मेरी लीडर जो थी उसे सड़क के बीच में मार दिया गया, क्या बना उसका आज तक? क्या फर्क पड़ता है अगर 4 दिन मेरी यार सुन लेना। जी, आप कर ले सर। मैं मोहतरमा के हवाले से नहीं, मैं मोहतरमा के हवाले से एक सवाल करना चाहती थी, आप कंप्लीट कर ले, मैं वो सवाल पुट अप कर दूंगी। जी आप करें प्लीज पहले मोहतरमा जी, का। तो मैं जो आप जो आप बात कर रहे थे ना हसन मुर्तजा साहब, मैं इस बात से बिल्कुल आपकी इत्तेफाक ये करती हूँ कि जितनी पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं और भुट्टो साहब के ज़माने से, शहीद भुट्टो साहब के ज़माने से वो देते आ रहे हैं, आपके जो कारकुन हैं और आपकी जो सियासत है वो बिल्कुल एक डिफरेंट सियासत है। लेकिन आपने कहा ना उनका क्या बना, तो आपको याद है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी ऐसी एक ईमेल लिखी थी बिफोर शी केम टू पाकिस्तान? जी बिल्कुल, मेरे इल्म में है। बिल्कुल उन्होंने ईमेल लिखी थी और उनकी ईमेल गलत नहीं थी, वो सही सच साबित हुई। उनको सड़क पे असैसिनेट किया गया। इनको किसने करना है? आज जिनको ये पपेट कह रहे हैं, क्या इनको 2018 या 2013 से पहले का नहीं पता कि किस तरह 11-12 में इनके जलसे करवाए गए? कौन था वो पाशा जिसने इनके जलसे करवाए थे? क्या ये उसके पपेट नहीं थे? क्या ये 2018 का इलेक्शन जो है वो चोरी नहीं हुआ था? 2013 में हमारा मैंडेट नहीं छीना गया था, हमने वो आरओज के इलेक्शन नहीं कहे थे। ये किसको पपेट कह रहे हैं? ये तो खुद पपेट हैं। ये आज तक, इनको आज भी गुस्सा इस चीज का नहीं है कि इनके साथ ज्यादती हुई है। आज भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात इसलिए करते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर आ नहीं सकते। इनकी इतनी पॉपुलैरिटी का इतना इनको अगर गुमान है, इतना अगर इन्हें गुमान है, तो कितने अरसे से ये समझ रहे हैं कि इनका क़यादत वहां जेल में पड़ी है? किसी एक बंदे ने भी उठ के खुद सोजी की है?
किसी एक बंदे ने वहां जाके जेल के सामने अपने आप को आग लगा ली होती। लेकिन सर ये पॉपुलैरिटी का कहते हैं हमारी फॉलोइंग है। नहीं सर, हसन मुर्तजा साहब ये ठीक है, आप जाए ना वहां जाके एहतजाज करें, ये ठीक है आपका मौक़िफ़, ये आपका पॉइंट हो सकता है, लेकिन अब मैं थोड़ा इसलिए डिसएग्री करती हूँ। मैं सर आपकी अर्ज आपकी सुन रही हूँ सर, मैं काफी देर से आपकी गुफ्तगू सुन रही हूँ, लेकिन सवाल तो कर सकती हूँ ना सर। पॉपुलैरिटी का मतलब है, पॉपुलैरिटी पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते ना आप। 8 तारीख को भी अवाम ने फैसला किया था और वैसे भी अवाम ने फैसला किया, एक बड़ी फॉलोइंग तो है ना। आप आंखें, जैसे उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं आपकी फॉलोइंग के लिए, आप अपनी आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि उनकी फॉलोइंग नहीं है, ये नहीं कह सकते हम ना। हमें भी तो कुछ रियलिटीज एक्सेप्ट करनी होगी ना, हम अपनी आंखें तो नहीं बंद कर सकते हर चीज पे कि हाँ जी वो तो जेल में, उनकी कोई फॉलोइंग नहीं। मैं कतन इस चीज का कायल नहीं हूं कि हकीकत डिस्कस नहीं होनी चाहिए या हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन ये जो जितनी धमकियां देते हैं, ये कुछ उसका कोई 5% ही कर लेते हैं ना, तो हम समझते हैं कि ये अपनी क़यादत के साथ सिंसियर है। इन्होंने किया क्या है मुझे बताएं। 9/11 का इन्होंने वाकया किया, कितने लोग इनके जेलों में बंद हैं। सारे लोग, कोई माफिया मांग के निकल रहा है, कोई किसी डील के तहत निकल रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग रहा है। सर जब ताकत का डंडा चलता है ना तो ऐसे ही होता है। जमीर हैदर साहब, हसन मुर्तजा साहब, जमीर हैदर साहब का भी मैं मौक़िफ़ ले लूंगी। ताकत का जैस्मीन डंडा हमारे पे भी चला था। जनरल ज़ियाउल हक से मुश्किल हालात आज नहीं है मुल्क के अंदर। सर छोड़े ना, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं। आप लोगों ने भी एनआरओ किया, बहुत चीजें हुई, अब हिस्ट्री तो हमारी टानिश है ही ना, छोड़ दे, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहती। आपने जहां आपने कोड़े खाए वहां एनआरओ भी किया, अब छोड़ दे सर इस चीज को, वो इट्स गॉन एंड इट्स इन द पास्ट। आप ले ले जैस्मीन, एनआरओ को आप ले ले। एनआरओ से हमें क्या रिलीफ मिला? एनआरओ सिर्फ ये था कि हमें मुल्क में आने दो, हमें अपने मुल्क में अपने मुकदमात को हम फेस करेंगे जी। कोई एक सर ओके फाइन, ठीक है सर, एनआरओ पे मैं और आप एक अलग से शो कर लेंगे। जमीर हैदर साहब, और फिर एनआरओ सर लास्ट 2 मिनट से जमीर हैदर साहब को मौक़िफ़ देने देना। जमीर हैदर साहब, एनआरओ में मुझे बात सर मेरे आपने एक क्वेश्चन किया है, मैंने स्टेटमेंट दी थी वैसे सर, लेकिन मैं ठीक है, मैं मान लेती हूँ एनआरओ से आपको कोई फायदा नहीं हुआ। जमीर हैदर साहब मुझे ये बता दे, मैं आपसे 2 टोक आज ये सवाल करना चाहती हूँ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान का मसला क्या है, ये बता दें अवाम को। आज खुल के बात करें सर, बात करें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये सब बातें हैं कि डाले आ गए और यूं हो गया और वो हो गया, हर वक्त लोगों को उठाते ही। ये हवा भी बहुत लोगों ने बनाया हुआ है बिलाज वजह से, जिसको अपनी रेटिंग चाहिए होती है ना, वो रात के छुप के वीलॉग कर लेता है कि डाला आ गया और मुझे उठा के ले गया। नहीं देखिए, मैं वाज़ेह तौर पे एक बात बता दें, इनका मसला क्या है? व्हाट इज इमरान खान प्रॉब्लम विद आसिम मुनीर? नहीं जैस्मीन, एक मिनट, एक स्टोरी है कि जी जब वो DGISI थे उन्होंने ये कहा और उसके बाद इमरान खान साहब उस पर नाराज हुए, नाला हुए और जो भी हुआ, एक स्टोरी है। इट्स नॉट अ स्टोरी सर, इट्स नॉट अ स्टोरी। अगर वो प्राइम मिनिस्टर के पास एक फाइल लेके जाते हैं अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पर। Jasmine, have you seen that file? Have you seen that whole episode? Okay, let's call it a story. मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक स्टोरी है, हकीकत हो सकती है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दोनों साइडों से 12 मरतबा कहा गया हुआ है कि मेरी कोई जाती रंजिश नहीं है। वही अब जो इस वक्त जेल में है बानी PTI इमरान खान साहब, वो भी कह चुके हैं कि मेरी कोई जाती रंजिश नहीं है। दूसरी तरफ से भी कहा जा चुका है कि भाई हमारा कोई जाती कोई सेटलमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते या कोई हमारी कोई दुश्मनी है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। बात यह है कि आपने अपने रवैयों से बताना होता है, रवैये से बताना होता है कि आप कितना स्टेप्स आगे जा सकते हैं। और आपको हर छत पे अगर चढ़ने के लिए आप रस्से से लटक के भी जा सकते हैं और सीढ़ियां चढ़ के भी जा सकते हैं। आपको अपना देखना है कि आपकी कन्वीनियंस किस में है, आपका रिस्क लेवल किस में कम है, उसको आप अडॉप्ट करते हो और फिर आप आगे चलते हो। अब अगर आप इस चीज के ऊपर, आई थिंक लाइक एवरीवन हैज बरीड द हैचेट। अब आप आज अगर बैठकर ये भी कहें कि जी जमीर साहब मुझे ये बताएं कि जी इन दोनों के अंदर मसला क्या है, तो देयर इज वन स्टोरी। अब आई डोंट नो इफ दैट इज ट्रू और नॉट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो प्राइम मिनिस्टर थे वो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, उन्होंने कह दिया कि भी मेरा कोई मतलब मुझे कोई मसला नहीं है उनसे। और अभी हाल ही में कुछ अर्सा पहले उन्होंने भी ये भी कहा था कि मैं जब
मतलब DGISI लगाना चाहते थे, तो मुझे उस वक्त भी कोई मसला नहीं था। ठीक। तो बात यह है कि दूसरी तरफ से भी इसी किस्म के जेस्चर्स आए थे। लेकिन सर कि भाई जेस्चर्स कुछ और कहते हैं, जेस्चर्स कुछ और कहते हैं और एक्शंस कुछ और कहते हैं। बट जमीर हैदर साहब, डू अ सिटिंग ऑन दिस अगेन, और इस पे बात करेंगे खुलकर जरा, ताकि आवाम को भी पता चले। अपना ख्याल रखिएगा। आई हैव टू रैप अप फॉर टुडे। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।